नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सरकार ने भारतीय साइबर क्षेत्र की संरक्षा, सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए पबजी सहित 118 मोबाइल ऐप पर रोक लगाई। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस मिशन से सरकार के मानव संसाधन प्रबंधन में बड़ा बदलाव आएगा। मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर राजकीय भाषा विधेयक 2020 को संसद में पेश करने को भी मंजूरी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने परीक्षाओं के दौरान कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग 77% हुई और भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में पहली बार शीर्ष 50 देशों में शामिल। समाचार संध्या में चंद्रिका जोशी के साथ मैं विमलेंदु पांडे। सरकार ने पबजी सहित 118 मोबाइल ऐप पर रोक लगा दी है। ऐसे ऐप भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह समझे गए हैं। इससे मोबाइल और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले करोड़ों भारतीयों के हितों की रक्षा होगी। इस फैसले का लक्ष्य भारतीय साइबर स्पेस की सुरक्षा, संरक्षा और सार्वभौमिकता सुनिश्चित करना है। प्रतिबंधित मोबाइल ऐप में पबजी मोबाइल नॉर्डिक मैप, लिविक, पबजी मोबाइल लाइट, वीचैट वर्क, वीचैट रीडिंग, साइबर हंटर, लाइफ आफ्टर और वारपथ शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन ऐप पर रोक लगाते हुए कहा कि इनके बारे में विभिन्न स्रोतों से शिकायतें मिली थीं कि एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर मौजूद कुछ मोबाइल ऐप लोगों से जुड़ी सूचनाओं के साथ हेराफेरी कर रहे हैं और उसे लगातार देश से बाहर स्थित अपने सर्वर तक अवैध रूप से पहुंचा रहे हैं। मंत्रालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि ऐसी गतिविधियों से भारत की सुरक्षा और संरक्षा को क्षति पहुंच रही थी। ये बेहद गंभीर मामला था जिस पर तत्काल ध्यान देने और तत्काल उपाय करने की आवश्यकता थी। मंत्रालय ने कहा कि गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने भी इन ऐप पर रोक लगाने की व्यापक अनुशंसा की थी। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी को आज मंजूरी दी। ये कार्यक्रम सरकारी कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण का आधार तैयार करेगा ताकि वे विश्व के अन्य देशों में प्रचलित उत्कृष्ट कार्य पद्धतियां सीखने के साथ ही भारतीय संस्कृति से भी जुड़े रहें। मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य भविष्य के लिए ऐसे भारतीय लोक सेवक तैयार करना है जो अधिक रचनात्मक, चिंतनशील, नवाचारी, पेशेवर और तकनीकी रूप से सक्षम हों। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कर्मयोगी मिशन मानव संसाधन विकास की दिशा में सरकार की सबसे बड़ी पहल होगी। भर्ती होने के बाद विभिन्न कर्मचारी अधिकारी उनकी लगातार क्षमतावर्धन कैसे हो, कार्य क्षमता कैसे बढ़े और वो प्रभावी कैसे साबित हो, इसके लिए क्षमतावर्धन का एक लगातार कार्यक्रम चलेगा और उसका नाम कर्मयोगी योजना है। और 21वें सदी का सरकार के मानव संसाधन सुधार का एक बहुत बड़ा ये सुधार कहला जाएगा और लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरने वाले अधिकारी तैयार करना इसका मूल मकसद है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 5 वर्ष के इस मिशन से 46 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इस मिशन के संस्थागत ढांचे में प्रधानमंत्री की लोक मानव संसाधन परिषद, क्षमता निर्माण आयोग, डिजिटल परिसंपत्तियों के स्वामित्व और प्रचालन के लिए विशेष संस्थाएं तथा ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए प्रौद्योगिकी मंच शामिल होगा। इसके अलावा कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समन्वय इकाई भी इसके ढांचे में शामिल होगी। लोक मानव संसाधन परिषद में चुनिंदा केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, जाने माने मानव संसाधन विशेषज्ञ, चिंतक, वैश्विक विचारक और लोक सेवक इसके शीर्ष निकाय के रूप में काम करेंगे। ये निकाय सिविल सेवाओं में सुधार और क्षमता निर्माण के लिए नीति निर्देश देगा। इसमें क्षमता निर्माण आयोग के गठन का प्रस्ताव है जो सहयोग और साझेदारी के आधार पर क्षमता निर्माण के प्रबंधन और नियमन में एक समान दृष्टिकोण सुनिश्चित करेगा। लगभग 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बनाए जा रहे इस मिशन पर 2020-21 से 2024-25 तक 5 साल की अवधि के लिए 5 अरब 10 करोड़ रुपए से अधिक धन खर्च किया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद श्रीवास्तव।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मिशन कर्मयोगी से सरकार में मानव संसाधन प्रबंधन की पद्धतियों में मूलभूत सुधार आएगा। श्री मोदी ने कहा कि इस मिशन से अत्याधुनिक ढांचे के विकास और सरकारी कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य सरकारी कर्मचारियों को भविष्य के लिए तैयार करना है ताकि वे अधिक रचनात्मक बने और पारदर्शिता तथा प्रौद्योगिकी के जरिए नवाचार को अपना सकें। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में जम्मू कश्मीर राजकीय भाषाएं विधेयक 2020 संसद में पेश करने की भी मंजूरी दी गई। श्री जावड़ेकर ने बताया कि इसमें 5 भाषाएं शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के लिए एक राजभाषा विधेयक 2020 लाने का भी फैसला हुआ और उसमें उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और इंग्लिश ये 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस रहेगी। लोगों की मांग पर इसका निर्माण हुआ है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस फैसले से राज्य के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। I would just suffice in saying that it is not only a fulfillment of a long-pending public demand of the region, but also in keeping with the spirit of equality which ushered after the 5th of August 2019. मंत्रिमंडल के एक अन्य फैसले में जापानी बाजार के लिए भारतीय वस्त्र और परिधान की गुणवत्ता तथा परीक्षण में सुधार लाने के बारे में भारत और जापान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को भी मंजूरी दी। इस समझौते के जरिए जापान का निस्सिनकेन क्वालिटी इवैल्यूएशन सेंटर अपनी टेक्सटाइल कमेटी को भारत में वस्त्र और परिधान उत्पादों के लिए परीक्षण तथा निरीक्षण सेवा प्रदाता नियुक्त कर सकेगा। सरकार ने भारत और फिनलैंड के बीच भूविज्ञान तथा खनिज संसाधन के क्षेत्र में हुए समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी प्रदान की। इस समझौते से भूविज्ञान, प्रशिक्षण, खनिज पूर्वानुमान और उपयुक्तता विश्लेषण में वैज्ञानिक संपर्क को सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को समय पर भुगतान करने के कई उपाय किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में सरकारी विभागों और संगठनों से कहा गया है कि उन उद्यमों को 45 दिन के भीतर भुगतान की पक्की व्यवस्था करें। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय इस घोषणा के अनुपालन पर कड़ी नजर रखेगा और भुगतान नहीं किए जाने के मामलों को संबद्ध केंद्रीय मंत्रालयों और प्रतिष्ठानों तथा राज्य सरकारों के साथ उठाएगा। मासिक भुगतान और बकाया राशि का ब्यौरा हासिल करने के लिए एक सरल, नियमित और प्रतिबद्ध ऑनलाइन प्रणाली भी स्थापित की गई है। पिछले 3 महीनों में मंत्रालयों और केंद्र सरकार की सार्वजनिक प्रतिष्ठानों ने 68 अरब रुपए से अधिक का भुगतान इन उद्यमों को किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने परीक्षाओं के दौरान कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इन मानकों के अनुसार कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखना, अनिवार्य रूप से मास्क पहनना, साबुन से हाथ धोना और सैनिटाइजर का उपयोग करना शामिल है। इसके तहत छींकते समय मुंह को कपड़े से ढकना जरूरी है। शारीरिक दूरी के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए संस्थानों में परीक्षा के लिए बैठने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कमरे की क्षमता होनी चाहिए। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के समय परीक्षा की स्थिति और परीक्षार्थी के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में स्वघोषणा भी प्रस्तुत करना है। परीक्षा हॉल और अन्य सामान्य क्षेत्रों में परीक्षा से पहले और बाद में हर बार स्वच्छता की जाएगी। देश में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर बेहतर होकर लगभग 77% हो गई है। अब तक इस संक्रमण से 29 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 62,026 मरीजों को इलाज के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। वर्तमान रोगियों की तुलना में स्वस्थ होने वाले लोगों की दर 3.6 गुना हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि जुलाई के पहले सप्ताह से अगस्त के अंतिम सप्ताह तक संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 4 गुना तक पहुंच गई है। सरकार की रणनीति के कारण स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर भी घटी है। इस समय देश में कोविड मृत्यु दर 1.76% है। पिछले 24 घंटों में 78,357 नए मामले सामने आए।
कुल संक्रमित लोगों की संख्या 37,69,000 से अधिक है। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में कुल मामलों के 50% मरीज सामने आए। इस समय देश में रोगियों की संख्या 8,01,282 है। पिछले 24 घंटों में 1,045 लोगों की कोविड से मृत्यु हुई। मृतकों की संख्या बढ़कर 66,333 हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 10,12,000 से अधिक कोविड जांच की गई। भारत में पिछले 5 महीने में कोविड जांच क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। इस वर्ष 23 मार्च को कोविड नमूनों की जांच के लिए केवल 160 प्रयोगशालाएं थीं, जो आज बढ़कर 1,614 हो गई हैं। अब तक लगभग 4,43,37,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश में संक्रमण दर में भी कमी आई है और ये लगभग 8.5% हो गई है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में संक्रमण दर 5% से भी कम है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विश्व स्वास्थ्य संगठन के परामर्श के अनुसार प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर प्रतिदिन 140 से अधिक जांच की जा रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ये लक्ष्य जांच, पहचान और उपचार रणनीति का कड़ाई से पालन किए जाने के बाद हासिल किया गया है। देश में प्रतिदिन कराई गई जांचों की सप्ताहवार औसत में भी काफी वृद्धि हुई है। जुलाई के पहले सप्ताह में लगभग 2,30,000 जांच हुई, जबकि मौजूदा सप्ताह में ये बढ़कर 9 लाख से अधिक हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 2,509 नए मरीजों का पता चला। संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 1,79,000 से अधिक हो गई है। अब तक 1,58,000 से अधिक व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 1,858 रोगी स्वस्थ हुए, जबकि 19 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों की संख्या बढ़कर 4,481 हो गई है। कर्नाटक के वृहत बेंगलुरु महानगर पालिका ने 19 अस्पतालों में कोविड के कारण होने वाली मृत्यु की जांच का आदेश दिया है। नगर निगम आयुक्त एन मंजुनाथ प्रसाद ने बताया कि इन 19 अस्पतालों में भर्ती किए गए 24,368 रोगियों में से 1,598 की मृत्यु हो गई। जांच का उद्देश्य कोरोना महामारी से हुए मृत्यु के कारणों का पता लगाना है। इस बीच बेंगलुरु की सरकारी सहायता प्राप्त प्लाज्मा बैंक से कश्मीर के श्रीनगर और गंभीर रूप से बीमार 2 कोविड मरीजों के लिए कल प्लाज्मा भेजा गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बेंगलुरु में स्थित एचसीजी प्लाज्मा बैंक से 2 यूनिट प्लाज्मा को कश्मीर भिजवाया गया। बेंगलुरु से हवाई जहाज से इसे 8 घंटे में कश्मीर पहुंचाया गया, जहां 61 साल की महिला और 63 साल के पुरुष को इसे दिया गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब संक्रमण के व्यक्ति प्लाज्मा को एक शहर से दूसरे शहर को भेजा गया हो, जिससे वहां के संक्रमित रोगियों का जान बचाया गया। बेंगलुरु में स्थित प्लाज्मा बैंक में 250 कोविड से स्वस्थ व्यक्तियों ने प्लाज्मा दान किया है, जिसका लाभ 340 कोविड रोगियों के चिकित्सा में लाया गया। प्लाज्मा दान के लिए राज्य सरकार 5,000 रुपये प्रोत्साहन धन भी दे रही है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। नई दिल्ली स्थित लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर एन माथुर चर्चा में भाग लेंगे। ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे से सुना जा सकता है। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800115767 और लैंडलाइन नंबर 01123314444 पर कॉल कर विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछे जा सकते हैं। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के हृदय रोग विभाग में डॉक्टर अंबुज राय ने बुजुर्ग, उच्च रक्तचाप तथा कैंसर रोग से पीड़ित लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है।
they have to be extra cautious. So the elderly, the people who already have heart disease, people who have had brain strokes, people who have lung disease, people who have some kind of cancer, or people who have low immunity, people with diabetes, hypertension, in general, people who are more than 65 years of age, they're much more prone to a more severe form of the disease if they get the disease. ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का, माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर, माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था। लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत PM जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी CSC केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। तैयार तो हूँ मैं माँ बनने के लिए, और फिर से तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए। प्रसव पश्चात IUCD यानी PPIUCD डिलीवरी के तुरंत बाद अपनाने से आप बच्चों के बीच 3 साल का अंतर रख सकते हैं। सुरक्षित और भरोसेमंद। इससे आपको मिले बच्चे और पति को प्यार करने की पूरी आजादी। प्रसव पश्चात IUCD अपनाओ और दोनों रिश्ते निभाओ। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। सरकार ने भारतीय साइबर क्षेत्र की संरक्षा, सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए PUBG सहित 118 मोबाइल ऐप पर रोक लगाई। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस मिशन से सरकार के मानव संसाधन प्रबंधन में बड़ा बदलाव आएगा। मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर राजकीय भाषा विधेयक 2020 को संसद में पेश करने को भी मंजूरी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने परीक्षाओं के दौरान कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग 77% हुई और भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में पहली बार शीर्ष 50 देशों में शामिल। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मेट्रो रेल सेवाएं बहाल किए जाने के बारे में आज मानक संचालन प्रक्रिया संबंधी दिशा निर्देश घोषित किए। मेट्रो का परिचालन इस महीने की 7 तारीख से शुरू होने जा रहा है। इसे चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा और 12 सितंबर तक सभी मार्गों पर मेट्रो सेवाएं चालू कर दी जाएंगी। शुरू में रेल सेवाएं कुछ अंतराल पर चलाई जाएंगी, जिन्हें धीरे धीरे बढ़ाते हुए 12 सितंबर तक पूर्ण स्तर तक पहुंचा दिया जाएगा। पहले चरण में मेट्रो सेवाएं 2 शिफ्टों में उपलब्ध रहेंगी। पहली शिफ्ट सवेरे 7 बजे से 11 बजे तक और दूसरी शिफ्ट शाम 4 बजे से 8 बजे तक उपलब्ध रहेगी। श्री हरदीप पुरी ने बताया कि रेलगाड़ियों के फेरे यात्रियों की भीड़ के अनुसार व्यवस्थित किए जाएंगे। कंटेनमेंट जोन वाले क्षेत्रों में मेट्रो स्टेशनों के दरवाजे नहीं खुलेंगे। Stations or entry exit gates in containment zones will remain closed in order to ensure social distancing. Suitable markings at stations and inside trains will be made. Wearing of face masks will be mandatory for all passengers and staff. Metro Rail corporations may make arrangements for supply of masks on payment basis to the persons who might arrive without masks at the point of entry. Persons will be allowed to travel after thermal screening at entry into the stations. We will encourage the use of the Arogya Setu app. Provisions of sanitizers will be made at the point of entry into the station for use by passengers. The use of smart card and cashless online transactions will be encouraged.
इन दिशा निर्देशों के आधार पर दिल्ली, नोएडा, चेन्नई, कोच्चि, बेंगलुरु, मुंबई लाइन 1, जयपुर, हैदराबाद, महामेट्रो नागपुर, कोलकाता, गुजरात और यूपी मेट्रो लखनऊ ने अपनी अपनी मानक संचालन प्रक्रियाएं तैयार कर ली हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सितंबर के दौरान मेट्रो सेवाएं शुरू नहीं करने का फैसला किया है। संसद के आगामी मानसून सत्र में प्रश्नकाल और सांसदों के गैर सरकारी विधेयक पेश करने की व्यवस्था नहीं होगी, शून्यकाल भी नहीं होगा। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों की अधिसूचनाओं में कहा गया है कि 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आयोजित इस सत्र के दौरान कोई अवकाश नहीं होगा। दोनों सदन शनिवार और रविवार को भी काम करेंगे। कोविड महामारी को देखते हुए सदनों की बैठक 2 पाली में सुबह 9 बजे से दिन में 1 बजे तक और फिर दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक होगी। पहले दिन को छोड़कर राज्यसभा की बैठक सुबह की और लोकसभा की बैठक शाम की पाली में होगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि सभी सरकारी कैलेंडर, डायरी और ऐसी अन्य सामग्रियों का प्रकाशन बंद कर दिया जाएगा और ये डिजिटल रूप में उपलब्ध रहेंगे। सभी मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अब डिजिटल या ऑनलाइन तरीका अपनाएंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सभी क्षेत्रों में ई बुक्स के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। किसी भी मंत्रालय और विभाग में आने वाले वर्ष के दौरान कैलेंडर, डेस्कटॉप कैलेंडर, डायरी जैसी अन्य सामग्री का प्रकाशन नहीं होगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक में पहली बार भारत को शीर्ष 50 देशों में शामिल होने में सफलता मिली है। ये सूचकांक आज जारी किया गया। 2019 के मुकाबले 4 स्थानों का उछाल लगाते हुए भारत की रैंकिंग 48 दर्ज हुई है। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक द्वारा तैयार किए गए इस सूचकांक में 131 देशों से जुड़े ताजा वैश्विक रुख और वार्षिक नवाचार रैंकिंग दर्शाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार उपलब्ध ताजा सूचकों के बल पर और वैश्विक नवाचार सूचकांक से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के कारण भारत की रैंकिंग में ये सुधार आया है। आईसीटी सेवाओं के निर्यात, सरकारी ऑनलाइन सेवाओं, विज्ञान और इंजीनियरिंग के स्नातकों और अनुसंधान और विकास पर केंद्रित वैश्विक कंपनियों जैसे सूचकों में भारत का स्थान उच्च 15 देशों में शामिल हुआ है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईएस बेंगलुरु और अन्य उच्च वैज्ञानिक संस्थानों के बल पर भारत निम्न मध्य आय अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक नवाचार वाले देश में शामिल हो गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रसन्नता व्यक्त की है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत पहली बार शीर्ष 50 स्थानों में शामिल हो गया। श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न्यू इंडिया नवाचार इंडिया बन रहा है। आत्मनिर्भर भारत श्रृंखला में आज हम आपके लिए एक ऐसे मोबाइल ऐप के बारे में जानकारी लेकर आए हैं जिसका बिना किसी विदेशी सहायता के देश में ही विकास किया गया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से भारत सरकार ने भारतीय विशेषज्ञों से मोबाइल एप्लीकेशन के विकास के लिए नामांकन आमंत्रित किए थे। इस प्रतियोगिता में चुने गए ऐप स्टोर से डाउनलोड किए जा सकते हैं। इस प्रतियोगिता में चुना गया आस्क सरकार ऐप सरकारी योजनाओं, परियोजनाओं और नीतियों की प्रामाणिक जानकारी देता है। ये ऐप 12 से अधिक भारतीय भाषाओं और कुछ विदेशी भाषाओं में भी जानकारी प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात संबोधन में कहा कि प्रामाणिक जानकारी के बारे में उत्सुकता रखने वालों के लिए ये ऐप बहुत उपयोगी है। एक ऐप है आस्क सरकार। इसमें चैटबोर्ड के जरिए आप इंटरेक्ट कर सकते हैं और किसी भी सरकारी योजना के बारे में सही जानकारी हासिल कर सकते हैं, वो भी टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो तीनों तरीकों से। ये आपकी बड़ी मदद कर सकता है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या विकास प्राधिकरण एडीए ने प्रस्तावित राम मंदिर और पूरे मंदिर परिसर का नक्शा स्वीकृत कर दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने 29 अगस्त को अनुमोदन के लिए प्राधिकरण में नक्शा प्रस्तुत किया था। एक रिपोर्ट। इस औपचारिकता के पूरा होने के साथ ही मंदिर का निर्माण कार्य अब किसी भी वक्त शुरू किया जा सकता है।
मंदिर परिसर का 2,74,110 स्क्वायर मीटर का लेआउट और मंदिर के भवन का 13,000 स्क्वायर मीटर का मानचित्र आज पास कर दिया गया। अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 2,11,34,184 रुपए प्राधिकरण के पास जमा कराने हैं। इनमें 1,79,00,000 रुपए विकास शुल्क है। वहीं मंदिर के मानचित्र का 65,000 रुपए का शुल्क प्राधिकरण के पास पहले ही जमा कराया जा चुका है। इसके साथ ही ट्रस्ट की ओर से अन्य कई विभागों के अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जमा कराए गए। मंदिर निर्माण के लिए चुनी गई लार्सन एंड टूब्रो कंपनी अब इस प्रक्रिया के पूरा हो जाने के बाद मंदिर निर्माण के लिए खुदाई का काम शुरू कर सकती है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का, माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था। लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत PM जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और E-कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी CSC केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत प्राकृतिक सौंदर्य की भूमि असम को वीरों की भूमि राजस्थान के साथ जोड़ा गया है। दोनों राज्य पर्यटन, खेल, खाद्य और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध हैं। एक रिपोर्ट। असम अपनी विविध संस्कृति और विभिन्नता के लिए जाना जाता है। राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र से लोगों का एक समूह कई साल पहले असम आकर बस गया था। उन्होंने व्यवसाय के साथ साथ कला, संस्कृति और असमिया साहित्य में योगदान दिया। देश के प्रसिद्ध फिल्मकार, लेखक और कवि ज्योति प्रसाद अग्रवाला के पूर्वज राजस्थान से असम आए थे। राजस्थान और असम दोनों राज्य पिछले कुछ वर्षों से मजबूत सांस्कृतिक संबंध साझा कर रहे हैं और इसे आगे बढ़ाने का दायित्व युवाओं के कंधों पर है। गुवाहाटी से मानस प्रतिम शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। All India Radio presents Northeast Diary, glimpses of the news of the week from the northeastern states. All about the region, a gateway to Southeast Asia, the developments and the destinations to look forward to. News from the art, cultural and entertainment world of the northeastern states of India. All this and more. Every Thursday, 5:30 to 6 p.m. in the evening on 100.1 All India Radio FM News Channel. फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले के संबंध में मादक पदार्थों के कारोबारी जैद को नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर आरोप है कि वो मुंबई में आयोजित होने वाली बड़ी पार्टियों के लिए मादक पदार्थों की आपूर्ति करता था। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने रिया चक्रवर्ती के मोबाइल फोन से मिली जानकारी ब्यूरो को दी थी, जिनसे मादक पदार्थों की खरीद और उपयोग के संकेत मिले। बिहार में आई बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए 6 सदस्यों का केंद्रीय दल आज पटना पहुंचा। केंद्रीय गृह, कृषि और स्वास्थ्य मंत्रालयों के अधिकारियों का ये दल बिहार में 3 दिन रुकेगा। इस बीच राज्य के 16 जिलों की 1,333 पंचायतों के 83,62,000 से भी अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। दिल्ली में सामान्य तौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गिलगित में गरज के साथ बारिश होगी। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में तापमान 23 और 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने भारतीय साइबर क्षेत्र की संरक्षा, सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए PUBG सहित 118 मोबाइल ऐप पर रोक लगाई। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस मिशन से सरकार के मानव संसाधन प्रबंधन में बड़ा बदलाव आएगा। मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर राजकीय भाषा विधेयक 2020 को संसद में पेश करने को भी मंजूरी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने परीक्षाओं के दौरान कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। और भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में पहली बार शीर्ष 50 देशों में शामिल। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।